तो अवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका की कांड की वजह से इनकर्जन शुरू हो गया है और यही डूम्सडे की ओपनिंग होने वाली है। साथ ही एंड गेम डूम्सडे की पास्ट स्टोरी भी रहेगी जिसमें कई सारी गलतियों को हैंडल किया जाएगा। रूसो ब्रदर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि अवेंजर्स एंड गेम मार्वल यूनिवर्स का एक एंड था और अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये एक नई शुरुआत होने वाली है। जो लीक हमारे सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर डूम 1948 में कैप और पैगी के साथ उनके घर में दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर 4 कैरेक्टर होंगे और इस चौथे कैरेक्टर को लेकर आयरन मैन या लोकी बताया जा रहा है। स्टंट डबल भी देखे गए हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कैप से कई सारी ऐसी बड़ी गलतियां हुई हैं जिनको हम एक एक पॉइंट से डिटेल्स में समझे तो हमें काफी हद तक बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जो आप लोगों को लग रहा था कि कैप ने स्टोन्स को सही टाइमिंग पे नहीं रखा है जिससे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी और पैगी के साथ 1948 में रहना शायद इसकी वजह से ये सारी चीजें शुरू हुई, तो ये सब इसका रीजन नहीं है बल्कि इसका रीजन बहुत ही अजीब और एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ है। और इसमें सेक्रेट टाइमलाइंस, ब्रांच टाइमलाइन और कई सारे इनकर्जन को एक साथ दिखाया जा रहा है। और हाँ, ये एकदम ऐसा कुछ नया तो नहीं है कि अचानक से ही सामने आ रहा है, बल्कि इसकी कुछ झलकियां पहले ही एमसीयू हमें कई मूवीज में दिखा चुका है। आखिरी तक अगर आपने सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर असल मुद्दा क्या है। वही एक चीज ये भी है कि आप खुद सोचो, $1 बिलियन से ज्यादा डॉलर लग गए हैं और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमें लग रहा है कि हमें एंडिंग पता है क्योंकि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को यूज करेगा मल्टीवर्सल रिस्टोर के नाम पर। क्यों? क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हुआ है। तो भाई लिख के ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमें लगातार गुमराह किया जा रहा है और यही इस चीज का मजा है। सेम चीज इन्फिनिटी स्टोन्स और कैप के कांड पर भी लागू होती है। टीवीए को जो चाइना का माल समझ रहे हो तो भाई लोग ये हलवा नहीं है। यहाँ तक टीवीए ने खुद कैप के ये इन्फिनिटी स्टोन वाले मुद्दे को निपटाया है और इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ, तो ध्यान लगा के सुनना। तो मैंने यहाँ पर इन 4 फोटो को लिया है और इनमें से ये जो पहला फोटो है ये तब का है जब लोकी को पहली बार ह्यूमेन्स के सीटाडेल से सिल्वी ने टीवीए में भेजा था और वो गलती से पिछले टीवीए में आ गया था। यहाँ हमने देखा कि सेक्रेट टाइमलाइन पर ये ब्रांच टाइमलाइन लगातार बढ़ रही है और मोवियस और B15 कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही सेम ब्रांच टाइमलाइन तब भी बनी थी जब डॉक्स ने सेक्रेट टाइमलाइंस की ब्रांच टाइमलाइन को उड़ाया था। और यहाँ जिन ब्रांच टाइमलाइंस को उड़ाया जा रहा है उसकी सेक्रेट टाइमलाइन लिखी है यहाँ पर 616, मतलब ये 616 की ब्रांच टाइमलाइंस हैं। फिर इसके बाद ये दोनों फोटो जिनमें से एक है सेक्रेट टाइमलाइन की जब उसमें ब्रांच बनना शुरू हुई, दूसरी है एंड गेम वाले टाइम ट्रेवल के इवेंट की कि कब किस मौके पर नई नई ब्रांच टाइमलाइन बनी। और अब मैंने इन दोनों फोटो को ओवरलैप किया और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इवेंट एक ही हैं। बस 1-2 ब्रांच टाइमलाइन थोड़ा ऊपर है क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है ना, लेकिन बनने वाले पैटर्न और ब्रांच टाइमलाइन ये एक ही है। मतलब इसे ऐसा समझो कि जब लोकी पिछले टीवीए में गया और जो ब्रांच टाइमलाइन बनी और जो डॉक्स ने ब्रांच टाइमलाइन को उड़ाया और ह्यूमेन्स के जाने के बाद जो सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच टाइमलाइन बनी, ये तीनों का पैटर्न एक ही है। और जब ये सब एक ही है तो ये डॉक्स वाली जब टाइमलाइन उड़ाई जा रही थी तब स्क्रीन पर यहाँ लिखा था 616 ब्रांच टाइमलाइन। अब इसके बाद अगर हम इन तीनों इवेंट की क्रोनोलॉजी को समझे तो चीजें और भी साफ हो जाती है। सबसे पहले लोकी पिछले टीवी में गया और वहाँ पर कैंग का स्टैचू था। वहीं पर मोवियस और B15 स्क्रीन को देख रहे थे जहां उस सीक्रेट टाइमलाइन की ब्रांच टाइमलाइंस लगातार बढ़ रही थी और किसी ने इन्हें मना कर दिया था कि बस इन्हें ऐसे ही बढ़ने दो। और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर ये रीसेट होना था। फिलहाल उसी समय लोकी टाइम स्लिप करते हुए पिछले टीवीए से प्रेजेंट टीवीए में आ गया। एक तरफ ह्यूमेन्स को सिल्वी मार रही थी, ब्रांच टाइमलाइन बन रही थी और ये ब्रांच टाइमलाइंस वही है जो एंड गेम में टाइम ट्रेवल किया है एवेंजर्स ने और उसके कारण जो ब्रांच टाइमलाइन बनने वाली थी। लेकिन फिर अचानक से डॉक्स ने 616 की इस ब्रांच टाइमलाइन को किसी के कहने पर उड़ा दिया जिसका रीजन हमें अभी तक नहीं बताया गया। और जब यहाँ पर डॉग 616 की सेक्रेट टाइमलाइन से ये ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा रहे थे, ये सेम ब्रांचेस वैसी हैं जैसे पिछले टीवीए में थी और जो ह्यूमेन्स के मरने के बाद जब पहली बार हमने ब्रांचेस को देखा ये सेम वैसी भी है। और टाइमलाइंस में जब स्टोन्स को हटाया गया तब ऐसी ही ब्रांच टाइमलाइन बनती है। पिछली बार डॉक्स ने ये कांड नहीं किया क्योंकि लूम फिर से रीसेट होने वाला था, लेकिन इस बार ये काम सौंपा गया डॉक्स को जो पूरा भी हुआ। अब इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी स्टोन से जो ब्रांच टाइमलाइन बनने वाली थी और कुछ रियलिटी हमारे सामने आती वो भी सिर्फ 616 के सेक्रेट टाइमलाइन और यूनिवर्स पर, वो डॉक्स की वजह से अब नहीं होंगी। मतलब कैप ने इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी सही जगह पर रख दिया है, पता नहीं कैसे, अब वो ही जाने, लेकिन फिर भी ये काम पूरा हुआ है और इन्फिनिटी स्टोन्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा इनकर्जन का एक रीजन नहीं बनेगा। साथ ही ये भी होगा कि इन ब्रांच टाइमलाइन से हमें कोई नई रियलिटी भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइमलाइंस में फिर से ये इवेंट होगा एंड गेम वाला और फिर से टाइम डकैती वाली चीज होंगी, तो भाई वो एक बार हो गया और वो बार बार नहीं होगा।
क्योंकि अगर ये इवेंट एक लूप में बार बार होते तो B15 लगातार लोकी को पकड़ के TVA में ला रही होती और B15 को यहाँ बार बार आना पड़ता, क्योंकि इस पॉइंट पर ये इवेंट तो होना ही है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज तो आसान हो गई कि कैप इन्फिनिटी स्टोन्स वाले कांड से तो आजाद हो गए, लेकिन पैगी के साथ 1948 में रहना भाई साहब यहाँ फंस गए। और यही एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि डूम्सडे में हमें एकदम नए ढंग से दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है और ये नई चीज क्या है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। हम जानते हैं कि 616 के यूनिवर्स में पास्ट में ट्रेवल करने से फ्यूचर नहीं बदलता, बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन तैयार होती है, जिसको हम अल्टरनेट टाइमलाइंस भी कह सकते हैं या डाइवर्जन टाइमलाइन भी कह सकते हैं। और इसका कारण होता है एक नेक्सस इवेंट जो होता है उसी यूनिवर्स, सेम प्लेस और सेम अर्थ पर। इसीलिए ये तो साफ हो गया कि ब्रांच टाइमलाइन कोई दूसरा यूनिवर्स और कोई दूसरी अर्थ नहीं है, बल्कि प्रेजेंट टाइम का एक दूसरा अल्टरनेट पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लोकी की एक जर्नी थी सेक्रेट टाइमलाइन पर, लेकिन जब लोकी ने टेसेरेट उठाया और वो जब मंगोलिया पहुंचा, तब लोकी की कहानी थोड़ी अलग हुई और उसको नोट डाउन करने के लिए एक ब्रांच टाइमलाइन तैयार हुई। मतलब इवेंट एक ही अर्थ पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो कुछ अलग हुआ है, जो नहीं होना था, उसको ब्रांच टाइमलाइन का नाम दिया गया। TVA के पास ऐसे गैजेट है जो इस चीज को नाप सकते हैं, तो इन्होंने इस लोकी की गड़बड़ी को समझा और इस कांड की वजह से जो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होनी थी उसको प्रोन कर दिया। अब यहाँ पर लोकी की दो कहानी हो गई। पहली, जहाँ उसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मरना था। दूसरी, TVA ने उसे उठाया, उसकी ब्रांच टाइमलाइन को खत्म किया और उसकी एक कहानी हमें TVA में देखने को मिली। ये तो चलो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक लाइफ सेक्रेट टाइमलाइन पर थी और उसकी अल्टरनेट लाइफ TVA में हुई। लेकिन जो टोनी वाला कांड था वो तो दोनों ही सेक्रेट टाइमलाइन पे हुआ। पहला, जो टोनी की पूरी लाइफ है वो तो है ही सेक्रेट टाइमलाइन पर, और जब वो अपने फादर से मिला तब वहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई। और ये भी टोनी स्टार्क का एक अल्टरनेट पास्ट है जो सेक्रेट टाइमलाइन के पास्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। फिर से ये सारी चीजें 616 की सेक्रेट टाइमलाइन पर हुई हैं और इनसे बने ब्रांच टाइमलाइन को TVA ने प्रोन कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सेक्रेट टाइमलाइन में अगर पास्ट और फ्यूचर को चेंज किया जाता है तो एक नया पास्ट और फ्यूचर बनता है, जिसको नोटेट करने के लिए TVA ब्रांच टाइमलाइन कहता है। और ये सारी चीजें होती एक ही अर्थ पर है। जैसे कैप पैगी के साथ 1948 में साथ में रहे थे, वो वहाँ से एक ब्रांच टाइमलाइन बनी और एंड गेम में हमें ओल्ड कैप्टन अमेरिका देखने को मिले। तो यहाँ पर जब कैप ने पैगी के साथ रहने का फैसला किया 1948 में सेम अर्थ पर, तब एक तरह की ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई जो 1948 से खिंचते हुए एंड गेम तक पहुंची, क्योंकि एंड गेम में भी हमने ओल्ड कैप्टन अमेरिका को एक ही जगह देखा। और कैप ने ये इतनी चालाकी से किया कि ये TVA की नजर में नहीं आया और कैप भी तब आया जब एंड गेम का इवेंट हो चुका था। अब इसको ऐसा देख सकते हो कि ये जो कैप की टाइमलाइन है 1948 वाली और जो हमारी 616 की सेक्रेट टाइमलाइन चल रही है, ये दोनों टाइमलाइंस एक हो गई हैं और आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों को एक जगह, एक अर्थ और एक ही प्लेस पर देख रहे हैं। एक तरफ कैप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओल्ड कैप्टन अमेरिका सामने ही बैठे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि जब ब्रांच टाइमलाइन के बीच में इनकर्जन होता है, तब यहाँ पे इनकर्जन ऐसा नहीं होता कि एक अर्थ दूसरी अर्थ के सामने आ गई है, बल्कि इन दोनों टाइमलाइंस की रियलिटी आपस में कोलैप्स करने लगती है, जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। यहाँ पर इस यूनिवर्स में ऐसा इनकर्जन हुआ कि यहाँ दो टाइमलाइंस की रियलिटी आपस में कोलैप्स कर गई, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि कार लाइट सड़क पे दौड़ रही है लेकिन कार नहीं है, सागर सड़क पर है और ब्रिज और कई सारी चीजें हैं जो आमतौर पे दो अर्थ के आमने सामने आ जाने पर ऐसा इनकर्जन जैसा नहीं होता। इसीलिए ये जो कैप का साहसी कदम था 1948 में पैगी के साथ रहना और एंड गेम में सामने आ जाना, ये बताता है कि जब ब्रांच टाइमलाइन 1948 से बनना शुरू हुई होगी, उसने अब तक 616 की सेक्रेट टाइमलाइन को ओवरलैप कर लिया है और यही कांड 616 के इनकर्जन की शुरुआत है और कैप इसके जिम्मेदार, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से पास्ट फ्यूचर दोनों तय है, लेकिन यहाँ पर कैप ने अपना पास्ट बदला। और मुझे ये भी पता है कि कैप ने इस चीज का भी ध्यान रखा होगा कि समय का बहाव ना बढ़े। जैसे एशियंट 1 ने हल को समझाया था, वैसा ही कुछ कैप ने किया ही होगा। फिर भी यहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन तो बनी रही है जो सेक्रेट टाइमलाइन को ओवरलैप कर रही है एकदम छिपकर, और अब इसीलिए ये दोनों टाइमलाइंस आगे कोलैप्स करने वाली हैं और इनकर्जन का कारण तो यहीं से शुरू हो जाता है। और ये जो मैं यहाँ पर एक सीधी छिपी ब्रांच टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो आइडिया कहाँ से आया? तो इसका एग्जांपल हमने देखा कि जब लोकी और सिल्वी एक साथ मून पर थे, तब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सीधी ब्रांच टाइमलाइन देखने को मिली जो बहुत ही अजीब थी। ह्यूमन्स ने भी लोकी और सिल्वी को ये मौका दिया था कि वो एक साथ सेक्रेट टाइमलाइन पे इन दोनों को लाइफ दे सकता है। तो जब इस ढंग की चीजें लोकी और सिल्वी के साथ हो चुकी हैं,
तो वैसे ही पैग और कैप के साथ भी हो सकती हैं। आखिरकार ये दोनों लोकी और सिल्वी एक लोकी की तरह हैं और कैप्टन कार्टर और कैप्टन अमेरिका एक कैप्टन अमेरिका की तरह, एक सुपर हीरो, बस वेरिएंट मेल और फीमेल। दूसरा मुद्दा ये है कि ब्रांच टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइन ये स्क्रीन पर देखने में अलग अलग लगती हैं, जिसका कुछ सेक्रेट टाइमलाइन और यूनिवर्स से लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये देखा जाए कि कैप 1948 में पास्ट में गए और एंड गेम में जब सामने आए और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चांद पर हैं, ये सब कुछ हुआ तो एक ही यूनिवर्स पर है। इसीलिए जो ब्रांच टाइमलाइन पैगी और कैप के साथ बनी है वो सेक्रेट टाइमलाइन से 1948 से चली रही है। मतलब यहाँ पर दो ऑल्टरनेट पास्ट हो गए हैं 616 पर। मतलब एक तो बदला हुआ पास्ट और दूसरा एक सॉलिड पास्ट जिसे आगे वैसा ही होना था। कैप यहाँ बस एंड गेम में सामने आए। अगर वो इस इवेंट के पहले आते तो ह्यूमन्स उन्हें धर लेता, क्योंकि एंड गेम का इवेंट ही एक ऐसा है जहाँ ह्यूमन्स इन टाइमलाइंस को रीसेट कर दिया करता था। और जब इस लूप में जो पिछले एंड गेम हुए होंगे वहाँ पर भी जो भी मिस्टेक हुई होगी, तब ह्यूमन्स इतनी फिक्र न करते हुए ये लूप को फिर से स्टार्ट कर दिया करता था। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि अवेंजर्स एंड गेम एक एंड है जो लूप के साथ उसे खत्म होना ही है। लेकिन फिर भी इस बार ह्यूमन्स ने गेम बदला और गेम में एंट्री हुई लोकी की। लोकी के सामने आते ही हमें मल्टीवर्सल सागा देखने को मिला और कैप्टन मार्वल में जो हमने दूसरी दुनिया देखी, थंडरबोल्ट्स में जो शिप आ रहा है फैंटास्टिक फोर का वो देखने को मिल रहा है, स्पाइडरमैन नो वे होम में जो स्पेल गलत हुआ है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और उसकी वजह से जितने भी मल्टीवर्सल कांड देखने को मिले हैं वो सिर्फ यही पॉसिबल हो पाए। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में जितना भी हमने मुद्दा देखा अमेरिका चैविस या वांडा वाला, उसने भी मल्टीवर्स के दर्शन कराए। और इन सब की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी वांडा विजन सीरीज में, जहां वांडा ड्रीम वॉक के जरिए अपने बेटों की आवाज सुनती है। तो एमसीयू में ये पहला इवेंट था जहां से मल्टीवर्सल ट्रेवल शुरू हुआ। और ये जो यहाँ पर वांडा का मुद्दा है कि उसने मल्टीवर्स को टच किया, ये सेम चीज कॉमिक्स से इंस्पायर है। जब टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को टाइमलाइंस दी थी और साथ ही ये चेतावनी भी कि वांडा का वो ध्यान रखे क्योंकि उसकी वजह से मल्टीवर्स ओपन होने वाला है, तब इमोर्टस ने वांडा की जिंदगी में कई सारे बदलाव किए। उसको प्यार करवाया एक रोबोट एंड्रॉइड विजन से ताकि उसके बच्चे ना हो पाए, और एक इवेंट पहले ही डिसाइड ऐसा कर दिया कि विजन की पहले ही डेथ हो जाए और उसकी वजह से वांडा भी अकेली हो जाए। यही सेम चीज तो एमसीयू में इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और वांडा विजन में हुई है, और चीजें एंड गेम के बाद बस से बदतर भी होती चली गई। मुझे तो ये भी लगता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गलत हुआ है और जितने भी मल्टीवर्सल कांड हमें 616 में देखने को मिल रहे हैं, उन सब के पीछे कैप ही हैं, क्योंकि वो एक खुद की एक ब्रांच रियलिटी से आते हैं जो 1948 से अब तक ओवरलैप कर चुकी है 616 की, और अब इसी की वजह से रियलिटी धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गई है।